नमस्कार दोस्तों, बेहद स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल अन्वित शिक्षा पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी टर्म 2 के लिए आपकी DOE यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा इशू किया हुआ प्रैक्टिस पेपर। ये प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इससे आपको पेपर के पैटर्न की जानकारी मिलेगी। इससे पहले CBSE ने भी एक इस तरह का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस पेपर इशू किया था, लेकिन अब DOE ने भी आपके लिए 2 प्रैक्टिस पेपर इशू किए हैं। ये एक प्रैक्टिस पेपर आप देखें, व्यू करें और इसके बाद दूसरा प्रैक्टिस पेपर भी मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले निर्देश, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि आप किसी भी टर्म के लिए किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हों, आप निर्देशों को ज़रूर ध्यान से पढ़ें। तो जल्दी से हम एक बार निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देशों को सावधानी से पढ़ें और उनका पालन करें। वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। कुल 9 प्रश्न पूछे गए और 2 खंडों में विभाजित है ये प्रश्न पत्र, और प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प भी दिए गए हैं, यानी कि आपके पास चॉइसेस भी हैं। तो चलिए, सबसे पहले है कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेख। किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन कीजिए। मैंने अपने वीडियो में पहले भी आपको बताया है कि एक लाइन का जो एवरेज होता है वो लगभग 10 शब्दों का होता है। तो 150 शब्दों का मतलब है कि लगभग 15 लाइनों में आपको अपना उत्तर समेटना है। 15 में आप 14 में भी ख़त्म कर सकते हैं, 16-17 तक भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो आइडिया है वो लगभग 15 लाइनों का है। तो इनमें से किसी एक विषय पर आपको रचनात्मक लेखन करना है। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है। जब मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, कोहरे से ढकी सड़क और सूरज से गप्पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है आपका पत्र। आप जिस कॉलोनी मोहल्ले में रहते हैं वहाँ कोई सार्वजनिक उद्यान नहीं है। उसकी आवश्यकता और अभाव से उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को 120 शब्दों में पत्र लिखिए। उद्यान यानी कोई बगीचा, कोई गार्डन नहीं है घूमने के लिए। या अथवा चॉइस आपके पास, दोनों में से कोई एक आपको करना है। आपके क्षेत्र में स्थित एक औद्योगिक संस्थान का गंदा पानी आपके नगर की नदी को दूषित कर रहा है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के मुख्य अधिकारी को इस समस्या से अवगत कराने हेतु 120 शब्दों में पत्र लिखिए। राइट, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखें। कथानक में द्वंद्व का क्या स्थान है? अथवा यानी चॉइस आपके पास, कहानी के तत्वों पर संक्षेप में प्रकाश डालें। मेरे हिसाब से हमारे बच्चों के लिए शायद कहानी वाला जो प्रश्न है वो ज़्यादा आसान रहेगा, फिर भी दोनों में से जो आप करना चाहें, जो आपको आसान लगे। और ये 3 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद है ख पाठ। पात्रों के संवाद लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए? अथवा कहानी से आप क्या समझते हैं, यानी कहानी की परिभाषा लिखनी है। और ये प्रश्न है आपका 2 नंबर का। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लगभग 50 शब्दों में उत्तर लिखिए। पत्रकारीय लेखन में समाज की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए कि अच्छे लेखन के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। 3 नंबर का प्रश्न। अथवा विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? फिर इसका ख पार्ट जो है 2 नंबर का। समाचार लेखन के 6 आकार और उल्टा पिरामिड शैली क्या है? अथवा पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। मैंने ये पत्रकार वाला प्रश्न मैंने जब पढ़ाया था बच्चों को तब भी समझाया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है। पत्रकार 3 प्रकार के, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। इसके बाद है हमारा खंड ख जो कि है आपका पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक, यानी कि अंतरा और अंतराल से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से आपको कोई 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में देने हैं और ये आपके 3-3 नंबर के 2 प्रश्न हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य लिखें। आप ध्यान दें, ये काव्य सौंदर्य पूछ रहा है आपसे, भाव सौंदर्य नहीं पूछ रहा है। हमारे बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो। काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भरत सोगुनी सार करत है, अति प्रिय जान तिहारे, तद पीद नहीं दिन हो तो झावरे, मनहु कमल हिम सारे। भरत जो है ये भरत राम का प्रेम से ली गई पंक्तियां हैं। भरत राम से भी 100 गुनी ज़्यादा देखभाल करते हैं उन घोड़ों की जो राम को बहुत प्रिय थे, लेकिन तब भी वो दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, मानो कमल पर पाला पड़ गया हो, हिम पड़ गया हो। आशय स्पष्ट करें। पियो सो कहू संदेश राहे, भवरा हे काग, सोधनी बिरे जरई मोई, तेहिक धुआं हम लाग। ये 12मासा से लिया गया प्रश्न है, 12मासा से ली गई पंक्तियां हैं। इसके बाद ख प्रश्न पर चलेंगे। विद्यापति के 3 पदों का प्रतिपाद्य स्पष्ट करें। राइट, प्रतिपाद्य यानी आपको
अपने शब्दों में लिखना है कि तीनों पदों में क्या बताया गया। प्रश्न 6, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है लगभग 30-40 शब्दों में। राम के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, अथवा दोनों में से कोई एक करना है। अघन मास की विशेषता बताते हुए वृहिणी नागमती की व्यथा को अपने शब्दों में लिखिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में लिखें। प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। चार हाथ लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। इस कथन को प्रतिपादित कीजिए और संभव को दूसरा देवदास क्यों कहा गया, इसके औचित्य पर टिप्पणी करें। राइट, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किसी एक प्रश्न का उत्तर 30-40 शब्दों में एक करना है, दो में से। खैराती रामू और छिद्दू ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिए, अथवा आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, दो प्रश्न करने हैं 30-40 शब्दों में। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। बच्चे के लिए माता पिता अनेक कष्ट सहकर उन्हें पालते पोसते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, पर वृद्धावस्था में उन्हें उपेक्षित होना पड़ता है। समाज के इस चरित्र को आप कितना उचित मानते हैं, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। और 6 प्रश्न है, बिस्कोहर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया। इसमें लेखक ने बिस्कोहर से जुड़ी किन किन स्मृतियों को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। 6 प्रश्न, लेखक की चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर किस प्रकार सार्वभौमिक हो गई है। ये अंतराल से लेके प्रश्न हैं और तीनों में से आपको कोई दो प्रश्न करने हैं। अब हम चलेंगे अपने आंसर्स पर। ये आ गए हैं हमारे आंसर्स। इसमें जो रचनात्मक लेख है, जो पत्र है, उनको लिखकर नहीं बताया गया, बल्कि ये बताया गया, ये जो आंसर्स DOE की तरफ से इशू किए गए हैं, इनमें ये बताया गया कि आपको किस तरह से लिखना है और अंकों का विभाजन किस प्रकार से है। रचनात्मक लेख में जो आप भूमिका बनाएंगे वो 1 नंबर की, मुख्य विषय वस्तु जो होगी वो 3 नंबर की, और जितनी शुद्ध और जितनी अच्छी भाषा का प्रयोग आप करेंगे उसका भी 1 अंक आपको दिया जाएगा। इसी तरह से पत्र में है आरंभ और अंत की औपचारिकताएं, यानी कि पता और ऊपर की जितनी भी डिटेल होती है, और अंत में जो भवदीय वगैरह आप लिखते हैं वो आपका 1 नंबर का है। मुख्य विषय वस्तु यानी कि जो बीच का मेन पार्ट आप लिखते हैं वो 3 नंबर का, और इसमें भी भाषा आपकी 1 नंबर की है। अब ये है हमारा द्वंद्व वाला प्रश्न। कथानक की बुनियादी तत्वों में द्वंद्व का बहुत अधिक महत्व है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है। कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर्द्वंद आदि के कारण पैदा होता है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा, कहानी भी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी। अथवा फिर हमारा चॉइस में ये प्रश्न था, कथानक या कथावस्तु। कहानी का कथानक किसी एक प्रसंग पर आधारित होता है, किसी एक घटना या पात्र की मनोस्थिति का चित्रण भी हो सकता है। कथानक के 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और चरमोत्कर्ष। पात्र, कहानी पात्र द्वारा कही जाती है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। ये है कहानी के तत्व वाला प्रश्न कि कहानी के क्या क्या मुख्य तत्व होते हैं। सबसे पहले है कथानक या कथावस्तु, फिर है आपका पात्र, उसके बाद है संवाद। कहानी में संवाद कथा का विकास करते हैं। पात्रों के स्वभाव और पृष्ठभूमि के अनुकूल ही संवाद लिखे जाते हैं। फिर देशकाल वातावरण, हर घटना पात्र समस्या का अपना देशकाल और स्थान होता है। ये कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए ज़रूरी होता है। भाषा शैली, कहानी की भाषा बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। कहानीकार अपनी रुचि परिवेश के अनुसार भाषा शैली का अनुसरण करता है। और उद्देश्य, कहानी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। कहानीकार अपनी कहानी के माध्यम से अपने विचार संप्रेषित करता है। कहानी का एक उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना भी है। यानी कि कहानी के तत्व क्या हुए, कथानक, पात्र, संवाद, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य। राइट, ये हमारे 6 जो हैं वो कहानी के तत्व हुए। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। कहानी में संवादों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना संवाद के किसी भी पात्र की कल्पना नहीं की जा सकती। संवाद कहानी के पात्रों को स्थापित करते हैं। कहानी लेखन में संवाद करते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो ये प्रश्न था। संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य के अनुकूल होने चाहिए। इसमें दोस्तों आप 2 पॉइंट बना सकते हैं। एक पॉइंट आप ये बनाएंगे, संवाद छोटे और स्वाभाविक होने चाहिए। दूसरा पॉइंट आप ये बना सकते हैं, संवाद उद्देश्य के अनुकूल होने चाहिए। संवाद पात्रों के स्वभाव के अनुसार होने चाहिए। संवादों की पृष्ठभूमि पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए।
संवाद पात्रों के विश्वास, आदर्शों और स्थितियों के अनुरूप होने चाहिए। संवाद लिखते समय लेखक तो गायब हो जाता है और पात्र स्वयं संवाद बोलने लगते हैं। संवादों का अनावश्यक विस्तार अनेक प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न करता है, यानी कि अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि संवादों की भाषा जो है वो सहज और सरल होनी चाहिए। ये पॉइंट तो आपका हर उसमें काम करेगा। भाषा के लिए आप ज़रूर लिखें, संवादों की, कहानी की, कविता की भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। फिर ये आपका चॉइस में प्रश्न था, कहानी के विषय में आपको बताना था, इसे भी हम कर लेते हैं जल्दी से। कहानी गद्य साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें जीवन के किसी एक प्रसंग, किसी एक घटना या मनोस्थिति का वर्णन होता है। ये वर्णन अपने आप में पूर्ण होता है। अतः किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष हो, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी की परिभाषा बतानी थी आपको। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, शब्द सीमा लगभग 50 शब्दों में। पत्रकार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और उसका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में भी पत्रकार एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पत्रकारीय लेखन के जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश, दुनिया और अपने आस पड़ोस की घटनाओं, समस्या, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। अच्छे लेखन के लिए बरती जाने वाली सावधानियाँ। अच्छे लेखन में हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? पत्रकारीय लेखक को सदा याद रखना चाहिए कि वह एक ऐसे विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है जिसमें उच्च शिक्षित वर्ग, कम शिक्षित वर्ग, किसान, मजदूर वर्ग भी शामिल है। अतः शब्द जो हैं वो सहज, सरल और आसानी से समझ आने चाहिए। वही बात जो मैंने ऊपर कही कि भाषा जो है वो सहज और सरल होनी चाहिए, शब्द आसानी से समझ आने वाले होने चाहिए, वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए, और पत्रकारिता लेखन में 6 ककारों का जवाब देने की कोशिश की जानी चाहिए। अगले उत्तर पे चलेंगे। ये था विशेष रिपोर्ट के प्रकार। विशेष रिपोर्ट के कई प्रकार होते हैं जिनमें से मुख्य है, सबसे पहले है खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचना या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं होते। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। फिर अगली आपकी इन डेप्थ रिपोर्ट। डेप्थ यानी डेप्थ शब्द का मतलब है गहराई। इस प्रकार की रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्य, सूचनाओं, आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि डेप्थ शब्द का अर्थ गहराई होता है, तो गहराई से छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। फिर है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में किसी घटना, समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर जोर होता है। और फिर लास्ट है आपकी विवरणात्मक रिपोर्ट। विवरण जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, किसी घटना, समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। किसी समाचार को लिखते हुए 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। ये पूछा गया था 6 ककार कौन से हैं? 6 ककार हैं क्या, कौन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप ज़रूर इसे याद करें। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व या क्रम में अन्य तत्वों या सूचनाओं को लिखा और बताया जाता है। कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के शुरू में ही आ जाता है। इसके बाद था हमारे पास चॉइस में कि पत्रकारों के प्रकार बताएं। तो पत्रकार 3 प्रकार के, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं और ये पूरे समय काम करते हैं। इसके बाद था अंशकालिक पत्रकार, किसी समाचार या संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। और फ्रीलांसर, फ्री शब्द का मतलब होता है स्वतंत्र, तो स्वतंत्र पत्रकार या फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखते हैं। अब ये आ गई है आपकी पाठ्य पुस्तक यानी कि अंतरा, काव्य गद्य और अंतरा और अंतराल, काव्य और गद्य खंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे 50-60 शब्दों में। भाव सौंदर्य। भरत द्वारा राम के अश्व की सौगुनी देखभाल करने की बात कहकर माता कौशल्या अपने मन की व्यथा को व्यंजित कर रही हैं। रस वात्सल्य वियोग है, गुण माधुर्य है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। मनहु कमल हिमारे में उत्प्रेक्षा अलंकार है और सौगुनी सार में अनुप्रास अलंकार है। राइट। फिर ख प्रश्न था, रानी नागमती भवरा और काक के माध्यम से अपनी विरह व्यथा का हाल अपने प्रियतम रत्नसेन तक भिजवाना चाहती हैं कि तुम्हारे वियोग में तुम्हारी पत्नी विरह अग्नि में जल मरी है, उसका धुआं हमको लगा है, इसके कारण हमारा रंग काला हो गया है।
अगला प्रश्न, पहले पद में विरहिणी के हृदय के उद्गार को प्रकट करते हुए कवि ने उसे अत्यंत दुखी और कातर बताया। उसका हृदय प्रियतम ने हर लिया है, वह गोकुल छोड़कर मधुपुर जा बसा है। कवि ने उसके कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट की है। दूसरे पद में प्रियतमा अपनी सखी से कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप निहारती हूँ, पर अभी तक मेरे नयन तृप्त नहीं हुए हैं। प्रियतम के मधुर बोल मेरे कान में गूंजते रहते हैं। तीसरे पद में कवि ने विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र खींचा है। इस दुख के कारण नायिका की आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती चली जा रही है। इस कारण उसके नेत्र नहीं खुल पा रहे और विरहिणी नायिका विरह में क्षण क्षण क्षीण होती जा रही है। ये था तीनों पदों का प्रतिपाद्य, यानी कि तीनों पदों में क्या बताया गया विद्यापति के तीनों पदों में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 30-40 शब्दों में आपको लिखना था। श्री राम से मिलते समय भरत का शरीर पुलकित है, उनके नेत्रों से प्रेम जल की धारा बह निकलती है। भरत श्री राम की महानता और विशाल हृदय का बखान करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा भावना को प्रकट करते हैं। वह स्वयं को उनका दास बताते हैं। श्री राम के प्रति उनका सर्वस्व समर्पित है। भरत अपने प्रति राम के अनन्य प्रेम को याद करते हुए अपने हृदय की भावुकता को मुखरित करते हैं। राम के वनवास जाने और उनके प्रेम को खोने को भरत अपना दुर्भाग्य समझकर चित्रकूट की सभा में अपनी आत्मग्लानि और हीनता के भाव को प्रकट करते हैं। वे सारे घटनाक्रम के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं और अन्य सभी को इससे मुक्त करते हैं। और फिर ये था 12 मासा का प्रश्न, दोनों में से आपको कोई एक ही लिखना था। अगहन मास में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। इस मास में दिन छोटे होने लगते हैं और रातें बड़ी होने लगती हैं। नागमती का पति रत्नसेन पद्मिनी की खोज में सिंघल द्वीप गया है। नागमती का वियोग अगहन में और भी बढ़ गया है। उनके साथ में कोई भी सखी नहीं है, अतः उसे रात अकेले जाकर बितानी पड़ती है। नागमती तिल तिल कर जल रही हैं। पति की विरह में वो ऐसे जल रही हैं मानो दीपक में बाती जल रही हो और राख होती जा रही हैं। इस ऋतु में घर घर में स्त्रियों ने शीत के रंग बिरंगे वस्त्र पहन रखे हैं, लेकिन नागमती का साज श्रृंगार तो पति के साथ ही चला गया है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी 3 प्रश्न थे, आपको कोई 2 करने थे। बाढ़ या भूकंप प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्रकृति के कारण जब लोग विस्थापित होते हैं तब ये विस्थापन अस्थायी होता है। आपदा के टलते ही लोग अपने घर लौट आते हैं और वहाँ पहले की तरह रहने लगते हैं। ये था आपदा के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। औद्योगिकरण के कारण विस्थापित हुए जो लोग होते हैं वो सदा सदा के लिए अपने घर अपने परिवेश से अलग हो जाते हैं। उनकी ज़मीन पर उद्योग स्थापित हो जाता है, वे कभी अपने घर नहीं लौट पाते। औद्योगिकरण की आंधी उनके घर उनके परिवेश को उजाड़ देती है। इसके बाद 4 हाथ कथा वाला प्रश्न था। 4 हाथ कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीवादी भांति भांति के उपाय करके मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं और उनकी अस्मिता को समाप्त कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है, वो मिल के कलपुर्जे बन गए हैं। लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने को विवश हैं। मजदूरों की लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। क्या प्रश्न, ये शीर्षक प्रतीकात्मक है। संभव को दूसरा देवदास क्यों कहा गया, ये उसका उत्तर है। क्योंकि सामान्यतः देवदास उसे कहा जाता है जो अपनी प्रेमिका के प्रेम में पागलपन की स्थिति तक पहुंच जाता है। संभव को दूसरा देवदास इसलिए कहा गया क्योंकि उसके दिल में भी अपनी पारों के लिए प्रेम का अंकुरण हो जाता है। बेहद खूबसूरत चैप्टर था ये हमारा, बहुत ही रोमानियत से भरा हुआ और बच्चों को अक्सर बहुत पसंद आता है क्योंकि उनकी उम्र से गुजर रहे 2 बच्चों की कहानी है ये। जैसा कि शरद चंद्र द्वारा रचित उपन्यास देवदास में देवदास का पारों के लिए हुआ था, शरद चंद्र के उपन्यास का पात्र देवदास भी अपनी पारों के प्रति इतना ही आसक्त था जितना ये दूसरा देवदास यानी संभव। इस दूसरे देवदास के मन में भी अपने पारों को देखने और उससे मिलने की उतनी ही ललक है जितनी पहले देवदास के मन में थी। उसका अपना परिचय देते हुए स्वयं को संभव देवदास बताना भी इसी ओर संकेत करता है। इस कहानी में घटनाओं का संयोजन इस प्रकार किया गया कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण संभव और पारों के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थिति में उत्पन्न होता है और ये प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों का गुम्फन ही उनके प्रेम के आधार को मजबूती प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8, जनता द्वारा आंखें बंद कर देने पर जनता तो कहीं नहीं रही, चारों ओर राजा का ही राज था, उसी का विकास होता चला गया। राजा का जीवन स्वर्ग में बन गया, जनता का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। खैराती राम और छिद्दू सामान्य जन के प्रतीक हैं। राजा ने हमेशा के लिए सत्ता पर कब्जा जमाए रखने के लिए आम जनता को बेवकूफ़ बनाते हुए बड़ी चालाकी से काम लिया। राजा ने अपने गलत कार्यों के प्रति जनता को उदासीन रहने के लिए कहा।
ताकि वह स्वेच्छाचारी होकर जो भी करे प्रजा उसे देख ना सके और उसका विरोध ना कर सके। इसलिए प्रजा पहले से भी अधिक दीनहीन और दयनीय अवस्था में पहुंच गई। उन्हें तो एक दूसरा तक दिखाई नहीं दिया। उनकी आंखों पर राजा ने अपनी भक्ति की पट्टी हमेशा के लिए बांध दी थी। हर ओर राजा ही राजा था, प्रजा कहीं नहीं थी। इसके बाद तक है प्रश्न, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया? आधुनिक भारत के नए शरणार्थी उन्हें कहा गया जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावत ने अपने घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया। प्रकृति और इतिहास के बीच ये गहरा अंतर है। प्रकृति जब लोगों को उजाड़ती है तो वे लोग कुछ अरसे के लिए बाहर चले जाते हैं और आफत टल जाने के बाद पुनः अपने स्थानों पर लौट आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग जो अपनी जगह से हट जाते हैं, मान लीजिए कोई बाढ़ या इस तरह की सूचना होती है तो लोगों को हटा दिया जाता है, लेकिन वापस जब वो प्राकृतिक आपदा निमट जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो लोग वापस अपने स्थानों पर आ जाते हैं। लेकिन औद्योगिकरण के कारण जब लोगों को निर्वासित किया जाता है तो वो कभी अपने स्थानों पर नहीं लौट पाते। विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है तो वे कभी अपने घर नहीं लौट पाते, वे शरणार्थी बनकर रह जाते हैं। और औद्योगिकरण ने आधुनिक भारत में ऐसे नए शरणार्थी बना दिए हैं। दो प्रश्नों के उत्तर आपको 30-40 शब्दों में लिखने थे। तर्कपूर्ण विचारों उत्तर लिखने के लिए उचित अंक दिए जाएंगे। और इसके अलावा बिस्कोहर की माटी पाठ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि बिस्कोहर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया। तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया। क्यों? क्योंकि इसमें लेखक ने अपना वर्णन किया है, अपनी कथा का वर्णन किया है। जब हम अपने बारे में लिखते हैं, अपनी कथा का वर्णन कहीं करते हैं तो हम उसे आत्मकथा कहते हैं। तो बिस्कोहर की माटी पाठ जो है वो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया। इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं का वर्णन किया। पूरी कथा के केंद्र में बिस्कोहर जो कि लेखक का गांव है और एक पात्र बिस्नाथ जो कि लेखक स्वयं है। इसके बाद था क्वेश्चन, लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर सार्वभौमिक हो गई है। अमेरिका की खाऊ जाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता और धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे कि मालवा भी बच नहीं सका है। वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है और ये गैसें सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों से निकलती हैं। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं। आज हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, मौसम का चक्र बिगड़ रहा है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने लोगों को अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है। आगे चलेंगे। दोस्तों, ये है आपका अपना चैनल अन्वित शिक्षा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह का स्टडी मटेरियल, इसी तरह के प्रैक्टिस पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, नोट्स, आंसर कीज़, आपके आगे होने वाले एग्जाम्स, उनके क्वेश्चन पेपर और सबसे पहले उनके आंसर कीज़ के लिए और इसके अलावा CBSE से आने वाली हर अपडेट के लिए आप अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।